हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सौरभ सर मैथमेटिक्स में। बात करते हैं जीके और जीएस के 16वें सेशन की, जो कि एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम से रिलेटेड है। और यह काफ़ी महत्वपूर्ण सेशन है दोस्तों। इसमें पिछले वर्षों में आए हुए जो प्रश्न हैं उन सभी को इसमें रखा गया है, और आगे आने की जिनकी प्रबल संभावना है उनको भी सम्मिलित किया गया है दोस्तों। जो परीक्षा आपकी 2023 में होने वाली है एसएससी जीडी की, उससे रिलेटेड यह सेशन है। यदि आप केवीएस, सुपरटेट, रेलवे, पुलिस और पैट, एसएससी, एसआई आदि एग्जाम्स की अगर तैयारी कर रहे हैं तो यह सेशन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। इस सेशन में टॉप 20 क्वेश्चंस को रखा जाता है, उनसे रिलेटेड जो भी फैक्ट होते हैं उन पर भी चर्चा की जाती है। तो दोस्तों, यदि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में आए बेल आइकन को अवश्य दबा लें। अगर सेशन अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करें इसके लिए, और अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि अंत तक इसमें क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं दोस्तों, जो कि आपके कोई भी एग्ज़ाम है उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन 1 की तरफ। पहला क्वेश्चन आता है, खाद्यान्न श्रृंखला क्रांति का संबंध किससे है? जो खाद्यान्न श्रृंखला क्रांति है उसका जो संबंध है वह किससे है? ऑप्शन ए है खाद्यान्न उत्पादन से, ऑप्शन बी है कृषि निर्यात से, ऑप्शन सी है खाद्यान्न सब्जी एवं फलों को सड़ने से बचाने से, ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों 4 ऑप्शन है, आप ऑप्शन इसका आंसर कमेंट हमें कर सकते हैं यदि आप इसका आंसर जानते हैं या फिर कहीं तक श्योर है तो दोस्तों यहाँ पर ऐसे आंसर आपको कमेंट करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है तो क्वेश्चन फर्स्ट लिख लिया, उसके बाद में अगर ए सही है तो ए, बी सही है तो दोस्तों बी लिखेंगे, और सी सही है तो सी लिखेंगे, और डी सही है तो डी। इसमें से 4 ऑप्शन है, 4 में से ऐसे करके आपको लिखना है और हमें कमेंट कर देना है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है क्या होगा दोस्तों। तो इसका जो खाद्यान्न श्रृंखला का जो संबंध है किससे है? खाद्यान्न श्रृंखला क्रांति का, तो खाद्यान्न उत्पादन, कृषि निर्यात से, खाद्यान्न सब्जी एवं फलों को सड़ने से बचाने से, उपर्युक्त में से सभी से। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है खाद्यान्न सब्जी एवं फलों को सड़ने से बचाने से खाद्यान्न श्रृंखला क्रांति का संबंध है। अब दोस्तों क्रांति की अगर यहाँ पे बात की जाती है तो क्रांतियाँ तो भारत में होती रही हैं, जैसे कि हरित क्रांति है, गोल क्रांति है, पीली क्रांति है, भूरी क्रांति है, लाल क्रांति है और श्वेत क्रांति है। तो इनके ऊपर भी चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। जो हरित क्रांति है वह खाद्यान्न उत्पादन से है। किससे उत्पादन है दोस्तों? खाद्यान्न उत्पादन से है। गोल क्रांति आलू से है, पीली क्रांति तिलहन से है, और भूरी क्रांति जो है उर्वरक उत्पादन से है, लाल क्रांति टमाटर उत्पादन से है, श्वेत क्रांति जो है दोस्तों वह दुग्ध उत्पादन से है। तो दोस्तों ये आपको याद रखना है, क्योंकि एक क्वेश्चन इसमें से हर एग्जाम्स में पूछा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भंडारी समिति ने किसके संबंध में अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की थीं? तो ऑप्शन दे रखा है, ए दूर संचार क्षेत्र में निजी इकाइयों के प्रवेश, ऑप्शन बी रेलवे के क्षेत्रों का पुनर्गठन, ऑप्शन सी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का पुनर्संरचना, ऑप्शन डी पेट्रोलियम क्षेत्र में सुधार। तो जो भंडारी समिति ने अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की थी दोस्तों, किसके लिए सिफारिशें प्रस्तुत की थी ये आपको बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना के लिए भंडारी समिति ने अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की थी। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वंदे मातरम गीत किसने लिखा है? तो किसने लिखा था वंदे मातरम जो गीत लिखा था वह किसने लिखा था, ये आपको बताना है। तो दोस्तों ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था, या नव गोपाल मिश्रा ने लिखा था, या फिर बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था, या गिरीश चंद्र घोष ने लिखा था। 4 ऑप्शन है दोस्तों, 4 में से आपको करेक्ट आंसर फटाफट से कमेंट करना है। वंदे मातरम जो गीत है वह किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था, नव गोपाल मिश्रा ने लिखा था, बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था, या गिरीश चंद्र घोष ने लिखा था। फटाफट से दोस्तों इसका आंसर कमेंट कीजिए। तो दोस्तों मैंने ये पिछले सेशन में भी एक सेशन है उसमें मैंने इसके बारे में बात की है कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है इसको, वंदे मातरम गीत को। और बंकिम चंद्र चटर्जी के बारे में भी मैंने महत्वपूर्ण तथ्यों को उसमें कवर किया है दोस्तों। यदि आपने वह सेशन नहीं देखा है तो आप उसको ज़रूर देखें। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एरड़ अभिलेख का संबंध किस शासक से है? जो एरड़ अभिलेख है दोस्तों उसका संबंध किस शासक से है? तो एरड़ अभिलेख का संबंध बताएंगे। ऑप्शन ए ब्रह्मगुप्त से है, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त प्रथम से, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय से है, ऑप्शन डी भानुगुप्त से है। 4 ऑप्शन है दोस्तों, 4 में से आपको करेक्ट आंसर फटाफट कमेंट कर दीजिए दोस्तों। जो एरड़ अभिलेख है वह किससे संबंधित है?
तो दोस्तों ये एरड़ अभिलेख भानुगुप्त से संबंधित है। किससे संबंधित है दोस्तों? भानुगुप्त से संबंधित है एरड़ अभिलेख। अब ये किस तरह से संबंधित है दोस्तों? जो भानुगुप्त थे उनका जो सेनापति था गोपराज, कौन था दोस्तों सेनापति? गोपराज। तो गोपराज सेनापति जो था दोस्तों वह वीरगति को प्राप्त हुआ था। कैसे प्राप्त हुआ था दोस्तों? युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुआ था। और इसकी जो पत्नी थी, जो गोपराज की जो दोस्तों पत्नी थी, वह गोपराज की चिता पर ही यानी कि सती हो गई थी उसी के साथ, गोपराज के साथ। तो दोस्तों यह एरड़ अभिलेख उसी के लिए बनवाया गया था दोस्तों। और एरड़ अभिलेख दोस्तों कहाँ पर है? यह एमपी में स्थित है, यानी मध्य प्रदेश में यह स्थित है। और इसके कारण इसको एरड़ का सती अभिलेख भी कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? एरड़ का सती अभिलेख भी कहा जाता है। तो यह कैसे एरड़ का अभिलेख संबंध है? भानुगुप्त के सेनापति गोपराज के वीरगति को प्राप्त होने के बाद गोपराज की पत्नी गोपराज के साथ सती हुई थी, इसीलिए इसको एरड़ का सती अभिलेख भी कहा जाता है। और यह कहाँ पर स्थित है दोस्तों? मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। और मध्य प्रदेश में जो आपका एरड़ अभिलेख है, मध्य प्रदेश की जो राजधानी है दोस्तों वह भोपाल है। और वर्तमान में उसके जो मुख्यमंत्री हैं दोस्तों वह शिवराज सिंह हैं। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। तारापुर समिति निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित थी? तो ऑप्शंस दे रखे हैं। विशेष आर्थिक क्षेत्र से, ऑप्शन बी पूर्ण पूंजी लेखा संपरिवर्तनीयता से, ऑप्शन सी है विदेशी मुद्रा बाजार से, ऑप्शन डी है भारतीय अर्थव्यवस्था पर तेल की कीमतों का प्रभाव से संबंधित थी। तो किससे संबंध रखती थी तारापुर जो समिति है दोस्तों? ये आपको बताना है। तो किससे संबंध रखती थी? फटाफट से इसका आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों। तो पूर्ण पूंजी लेखा संपरिवर्तनीयता से यह संबंधित थी। इसका संबंध जो समिति थी दोस्तों उसमें 6 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 6 सदस्य। कभी पूछ लेता है कि तारापुर समिति में कितने सदस्य थे? तो दोस्तों 6 सदस्य थे। और इसका जो दोस्तों गठन हुआ था 2006 में, इसका गठन हुआ था दोस्तों। कब हुआ था? 2006 में। यह डॉलरीकरण के क्रियान्वयन का परीक्षण कर रही थी दोस्तों। क्या कर रही थी? डॉलरीकरण के क्रियान्वयन का परीक्षण कर रही थी। ठीक है दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर है पूर्ण पूंजी लेखा संपरिवर्तनीयता से है, तारापुर समिति का। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वायोकॉम सत्याग्रह जो 1924-25 में चलाया गया था वह कहाँ चलाया गया था? वायोकॉम सत्याग्रह। ऑप्शंस दे रखे हैं। ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। 4 ऑप्शन है दोस्तों, 4 में से आपका एक ऑप्शन करेक्ट है। फटाफट कमेंट कर दीजिए। जो वायोकॉम सत्याग्रह चलाया गया था वह कहाँ चलाया गया था? तो दोस्तों यह केरल में चलाया गया था। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, केरल में यह चलाया गया था वायोकॉम सत्याग्रह। और किस वर्ष में चलाया गया था दोस्तों? तो 1924 से 1925 के मध्य में यह चला था वायोकॉम सत्याग्रह। बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर केरल की। तो केरल के जो दोस्तों सीएम हैं पिनराई विजयन हैं दोस्तों। कौन है? पिनराई पिनराई विजयन हैं दोस्तों। कौन है दोस्तों? पिनराई विजयन हैं, जो कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से बिलोंग करते हैं। और यहाँ के जो राज्यपाल हैं दोस्तों, कौन है दोस्तों राज्यपाल? आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ 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 मोहम्मद खान यहाँ के केरल के राज्यपाल हैं दोस्तों। और इसकी जो राजभाषा है दोस्तों वह मलयालम है। मलयालम क्या है दोस्तों? राजभाषा है। केरल राज्य का जो दोस्तों गठन हुआ था वह 1 नवंबर, कब हुआ था दोस्तों? 1 नवंबर 1956 में इसका गठन हुआ था, जो कि भाषाई आधार पर इसका गठन हुआ था। राज्यसभा में इसका जो प्रतिनिधि हैं दोस्तों 9 हैं। और लोकसभा में जो प्रतिनिधि हैं इसके दोस्तों 20 हैं। और केरल राज्य की जो राजधानी है दोस्तों वह तिरुवनंतपुरम है। ये आपको याद रखना है। तो वायोकॉम सत्याग्रह 1924-25 कहाँ चलाया गया था? तो वह केरल में चलाया गया था। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है विजयनगर का अपने स्थापना से लेकर पतन तक किस राज्य के साथ संघर्ष चला था? ये आपको बताना है। तो किस राज्य के साथ संघर्ष चला था? पुर्तगालियों से चला था, या कालीकट से चला था, या बहमनी राज्य से चला था, या पांड्यों से चला था? 4 ऑप्शन है दोस्तों। तो विजयनगर का जो
अपने स्थापना से लेकर पतन तक जो संघर्ष चला था वह किस राज्य के साथ चला था। तो यहाँ पर इसका जो विजयनगर का जो समकालीन राज्य था दोस्तों वह बहमनी राज्य था, बहमनी राज्य। विजयनगर साम्राज्य का जो समकालीन राज्य था वह बहमनी राज्य था, और बहमनी राज्य के साथ ही जो विजयनगर साम्राज्य का जो संघर्ष चला था वह स्थापना से लेकर पतन तक चला था। अब देखिए दोस्तों, यह बहमनी राज्य जो है, बहमनी राज्य इस्लामी राज्य था दोस्तों। क्या था? इस्लामी राज्य था। और बहमनी राज्य की जो स्थापना की थी दोस्तों वह हसन गंगू ने 1347 में इसकी स्थापना की थी। कब की थी दोस्तों? 1347 में इसकी स्थापना की थी हसन गंगू ने। और इसको बहमन शाह के नाम से भी जाना जाता था। हसन गंगू ने जो अपनी राजधानी बनाई थी दोस्तों वह गुलबर्गा में बनाई थी। गुलबर्गा हसन गंगू की राजधानी थी। और इसकी जो राजभाषा थी दोस्तों वह मराठी भाषा थी। कौन सी भाषा थी दोस्तों? राजभाषा मराठी भाषा थी। किसकी भाषा थी? हसन गंगू की बहमनी राज्य की जो राजभाषा थी वह मराठी भाषा थी। अब बात कर लेते हैं विजयनगर साम्राज्य की। तो विजयनगर साम्राज्य के बारे में पिछले सेशंस में मैंने काफ़ी अच्छे से विस्तार पूर्वक चर्चा की है दोस्तों, तो उसमें आप देख सकते हैं जाकर के। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है, वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है? ऑप्शंस दे रखे हैं 540, 545, 548, 552। तो वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की जो प्रभावी संख्या है वह कितनी है, ये आपको बताना है दोस्तों, कि लोकसभा में प्रभावी संख्या है जो सदस्यों की संख्या कितनी है वह आपको कमेंट करना है। ऑप्शन ए 540, ऑप्शन बी 545, ऑप्शन सी 548, ऑप्शन डी 552। फटाफट से दोस्तों कमेंट कर दीजिए। यहाँ बात कर लेते हैं दोस्तों लोकसभा की। तो लोकसभा जो चल रही है दोस्तों वह 17वीं लोकसभा चल रही है। कौन सी लोकसभा चल रही है दोस्तों? 17वीं लोकसभा चल रही है, जो 2019 से लेकर दोस्तों 2024 तक का इसका कार्यकाल है दोस्तों लोकसभा का। और बात आती है लोकसभा की, तो यह एक अस्थाई सदन है दोस्तों, अस्थाई अस्थाई सदन है दोस्तों लोकसभा। और दोस्तों इसका जो कार्यकाल होता है दोस्तों 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। कितना कार्यकाल होता है दोस्तों? 5 वर्ष का इसका कार्यकाल होता है। सबसे ज़्यादा प्रतिनिधि यूपी से जाते हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश से 80 प्रतिनिधि लोकसभा में प्रतिभाग करते हैं, लोकसभा में चुने जाते हैं। और दोस्तों इसकी जो वर्तमान में सदस्य संख्या है वह ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, 545 ये वर्तमान में सदस्य संख्या है, जिसमें से 543 निर्वाचित होकर जाते हैं और 2 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं दोस्तों। ये आपको याद रखना है। लोकसभा का जो कार्यकाल है 5 वर्ष का होता है। यह अस्थायी सदन है, इसे 17वीं लोकसभा चल रही है। और दोस्तों लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं दोस्तों इस समय पर वह ओम बिरला हैं, ये आपको याद रखना है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है, महावीर का मूल नाम था। तो महावीर का जो मूल नाम था वो आपको बताना। ऑप्शन ए सिद्धार्थ, ऑप्शन बी गौतम, ऑप्शन सी वर्धमान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। महावीर का जो मूल नाम था दोस्तों वह आपको बताना है। तो महावीर दोस्तों, महावीर से आपको याद होना चाहिए कि महावीर कौन थे। तो दोस्तों महावीर जैन धर्म से संबंधित थे। किससे संबंधित थे? जैन धर्म से संबंधित थे। और यह जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे दोस्तों। कौन थे? 24वें तीर्थकर। इनका जो जन्म हुआ था दोस्तों वह कुंडग्राम में हुआ था। कुंडग्राम में जो वैशाली में है, वैशाली के निकट है दोस्तों, कुंडग्राम में हुआ था। और जो जैन धर्म दोस्तों बटा था वह श्वेतांबर और दिगंबर 2 संप्रदायों में बटा था दोस्तों। कहाँ कहाँ बटा था? श्वेतांबर और दिगंबर 2 संप्रदायों में बटा था। श्वेतांबर जो संप्रदाय के जो लोग हैं दोस्तों वह श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, और दिगंबर संप्रदाय के जो लोग हैं वह वस्त्र धारण नहीं करते, नग्न अवस्था में दोस्तों रहते हैं। और दोस्तों यहाँ पर बात की जाती है कि इनके पिता का क्या नाम था। तो इनके पिता का नाम दोस्तों सिद्धार्थ था। क्या नाम था दोस्तों इनके पिता का? सिद्धार्थ। और माता का जो नाम था दोस्तों वह त्रिशला था। क्या नाम था दोस्तों? त्रिशला माता का नाम
था। इन्होंने जो उपदेश दिए थे दोस्तों मुक्ति के लिए, उनको ध्यान से सुनिएगा। तो इन्होंने मुक्ति के लिए जो उपदेश दिए थे, तो सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, इन 5 व्रतों का पालन करने से ही मुक्ति मिल सकती है दोस्तों। यह महावीर स्वामी जी ने, वर्धमान महावीर स्वामी जी ने ये उपदेश दिए थे। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की स्थापना अध्यक्षता की थी दोस्तों? तो 1906 में कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी वह किसने की थी? आपको बताना है दोस्तों फटाफट से कि किसने की थी इसकी अध्यक्षता। तो दोस्तों ऑप्शन है, ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी अरविंद घोष, ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी। 4 ऑप्शन है दोस्तों। यहाँ पर किसने जो 1906 का कलकत्ता अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, तो उसकी जो अध्यक्षता की थी, किसने की थी? तो दोस्तों जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की यहाँ पर बात करते हैं, तो यह इसकी जो स्थापना हुई थी 1885 में हुई थी दोस्तों। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। और किसने की थी दोस्तों? ए ओ ह्यूम ने इसकी स्थापना की थी दोस्तों। किसने की थी? ए ओ ह्यूम ने इसकी स्थापना की थी। और इसका जो 1906 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ था दोस्तों, उसकी जो अध्यक्षता की थी वह दादा भाई नौरोजी ने की थी। किसने की थी दोस्तों? दादा भाई नौरोजी ने इसकी अध्यक्षता की थी। दादा भाई नौरोजी को वयोवृद्ध पुरुष के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। और ये यूके के हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य भी रह चुके थे, जिसे एमपी कहा जाता है, यानी यूनाइटेड किंगडम के हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य भी रह चुके थे दोस्तों। और इनका जो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी यह विख्यात रहे थे दोस्तों। और इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो दोस्तों ये जो 1906 में कलकत्ता में कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था, उसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, यानी कि ब्रह्म या माया यह सब मिथ्या है, यह किसकी उक्ति है? तो दोस्तों यह किसने लिखा था? ऑप्शंस दे रखे। ऑप्शन ए शंकराचार्य, ऑप्शन बी रामानुजाचार्य, ऑप्शन सी वल्लभाचार्य, ऑप्शन डी चैतन्य। 4 ऑप्शन है दोस्तों। जो ब्रह्म सत्य है, ब्रह्म जो है वह सत्य है और जगत मिथ्या है। ब्रह्म या माया, या ब्रह्म या माया यह सब मिथ्या है, इसकी यह किसकी उक्ति है दोस्तों? शंकराचार्य की है, या रामानुजाचार्य की है, या वल्लभाचार्य की है, या चैतन्य की है? तो दोस्तों फटाफट से आप अपना आंसर कमेंट कीजिए। तो दोस्तों ये जो कहा था, यह शंकराचार्य जी ने कहा था। किसने कहा था दोस्तों? शंकराचार्य ने कहा था। और दोस्तों इन्हें आदि गुरु के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? आदि आदि गुरु। आदि गुरु के नाम से भी शंकराचार्य को जाना जाता है। इनका जो जन्म हुआ था दोस्तों केरल में हुआ था। कहाँ हुआ था? केरल में। और इनकी जो मृत्यु हुई थी दोस्तों, इनकी जो मृत्यु हुई थी वह केदारनाथ 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 में हुई थी। और यह कहाँ पर है दोस्तों? उत्तराखंड में है दोस्तों। कहाँ पर है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड की जो राजधानी है दोस्तों वह वर्तमान में देहरादून है। और इनके जो दर्शन थे दोस्तों, इनके जो दर्शन थे, यह अद्वैत वेदांत के अनुयायी थे दोस्तों। और इनका जो धर्म था हिंदू धर्म था। क्या धर्म था? हिंदू धर्म था दोस्तों। ये आपको याद रखना है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित कॉलेजों में सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई थी? तो जो कॉलेज हैं दोस्तों उनमें सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई थी? फटाफट से आपको इसका आंसर अपना कमेंट करके बताना है दोस्तों। तो निम्नलिखित कॉलेजों में सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई थी? ऑप्शन है हिंदू कॉलेज कलकत्ता, ऑप्शन बी दिल्ली कॉलेज, ऑप्शन सी मौर्य कॉलेज अजमेर, ऑप्शन डी मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। 4 ऑप्शन दिए हैं दोस्तों। 4 ऑप्शंस में से आपका एक ऑप्शन करेक्ट है कि हिंदू कॉलेज है, या दिल्ली कॉलेज है, या मौर्य कॉलेज है, अजमेर है, या फिर मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज है। किसकी स्थापना सबसे पहले हुई थी? तो दोस्तों यहाँ पर दिल्ली कॉलेज की स्थापना सबसे पहले हुई थी। ठीक है दोस्तों।
दिल्ली कॉलेज की जो स्थापना है सबसे पहले हुई थी, और ये कब हुई थी दोस्तों? 1780 में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1780 में इसकी स्थापना हुई थी। और किसने की थी दोस्तों? तो गाजी उद्दीन फिरोज जंग ने की थी। गाजी उद्दीन फिरोज जंग ने इसकी स्थापना की थी दोस्तों। गाजी उद्दीन फिरोज जंग ने इसकी स्थापना किसके रूप में की थी दोस्तों? तो मदरसा के रूप में इसकी स्थापना की थी। किसके रूप में? मदरसा के रूप में इसकी स्थापना की थी दोस्तों। गाजी उद्दीन फिरोज जंग ने 1780 में इसकी स्थापना हुई थी। बाद में आंदोलनों के चलते दोस्तों इस स्कूल को बंद करना पड़ा था, ये आपको याद रखना है। तो किस कॉलेज की स्थापना सबसे पहले हुई थी? तो दिल्ली कॉलेज की स्थापना इन दिए हुए कॉलेजों में सबसे पहले हुई थी, ये आपको याद रखना है। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। यदि आपको यह सेशन अच्छा लगा तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, और लास्ट तक इसको ज़रूर देखें, क्योंकि अंत तक इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को समाहित किया गया है, और उनसे रिलेटेड जो भी फैक्ट हैं आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं दोस्तों, तो इसको स्किप मत ना करें और अंत तक ज़रूर देखें दोस्तों। अगर चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। यदि आप मैथ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है या आपको मैथ कम आता है, तो इस चैनल के माध्यम से आपको शॉर्ट शॉर्ट मेथड, शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से मैथ बिल्कुल बेसिक से समझाया जाता है। तो चैनल पर बने रहें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें दोस्तों। क्वेश्चन है, औरंगजेब कालीन ऐतिहासिक ग्रंथ नुस्खा ए दिलकुशा के रचनाकार थे, तो कौन थे इसके रचनाकार? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है भीमसेन सक्सेना कायस्थ, ऑप्शन बी सुजन या राय खत्री, ऑप्शन सी ईश्वर दास नागर, ऑप्शन डी चंद्रभान। चार ऑप्शंस दोस्तों दिए हैं। औरंगजेब कालीन ऐतिहासिक ग्रंथ नुस्खा ए दिलकुशा के जो रचनाकार थे दोस्तों वह कौन थे? फटाफट से इसका आंसर बताइए दोस्तों। औरंगजेब समकालीन कालीन थे, कौन थे? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है भीमसेन भीमसेन सक्सेना कायस्थ थे, नुस्खा ए दिलकुशा के रचनाकार। अब बात कर लेते हैं दोस्तों औरंगजेब की। तो औरंगजेब सिक्स्थ छठवां मुगल बादशाह था दोस्तों। कौन था? मुगल बादशाह था। कौन था दोस्तों? मुगल बादशाह, छठवां मुगल बादशाह था। इसको आलमगीर 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 के नाम से भी दोस्तों इसको जाना जाता था। इसने 1000 से अधिक हिंदू मंदिरों को तुड़वाया था दोस्तों। 1000 से अधिक हिंदू मंदिरों को तुड़वाया और वहाँ पर मस्जिदों की स्थापना की थी। औरंगजेब जो था दोस्तों मुगल बादशाह था, और मुगल साम्राज्य की जो स्थापना की थी दोस्तों वह बाबर ने की थी। किसने की थी दोस्तों? बाबर ने मुगल सल्तनत की स्थापना की थी। कब की थी दोस्तों? तो 1526 में बाबर ने मुगल सल्तनत की स्थापना की थी। तो दोस्तों ये आपको याद रखना है कि औरंगजेब को आलमगीर के नाम से भी जाना जाता है। यह छठवां मुगल एम्परर था दोस्तों। बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी, 1526 में की थी दोस्तों। औरंगजेब ने 1000 से अधिक हिंदू मंदिरों को तुड़वाकर वहां पर मस्जिद का निर्माण कराया था, और ऐसा ही बाबर ने कहा किया था दोस्तों। तो ये आपको याद रखना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है? आपको बताना है। तो ऑप्शन ए जीवन प्रत्याशा, ऑप्शन बी वास्तविक प्रति व्यक्ति आय, ऑप्शन सी है सामाजिक असमानता, ऑप्शन डी प्रौढ़ साक्षरता। तो चार ऑप्शन दिए हैं दोस्तों, चार में से आपका एक ऑप्शन करेक्ट है। तो जीवन प्रत्याशा क्या विकास सूचकांक में शामिल है? वास्तविक प्रति व्यक्ति आय विकास सूचकांक में शामिल है, सामाजिक असमानता विकास सूचकांक में शामिल है, प्रौढ़ साक्षरता विकास सूचकांक में शामिल है। फटाफट से आप अपना आंसर कमेंट करिए दोस्तों। तो कौन सा शामिल नहीं है? तो सामाजिक असमानता ही आपका मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है। सामाजिक असमानता, बाकी के जीवन प्रत्याशा मानव विकास सूचकांक में शामिल है, वास्तविक प्रति व्यक्ति आय मानव विकास सूचकांक में शामिल है, और प्रौढ़ शिक्षा भी मानव विकास सूचकांक में शामिल है। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है कि सामाजिक असमानता मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर आता है 15। अतिवादियों उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी
निम्न में से कौन था? तो अतिवादियों और उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में जो शिल्पी था वह कौन था? ऑप्शन दे रखे हैं एनी बेसेंट, ऑप्शन बी है एम ए जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना है ये, ऑप्शन सी है मैडम कामा, ऑप्शन डी फिरोज शाह मेहता। चार ऑप्शन है दोस्तों, फटाफट से आप अपना कमेंट कीजिए आंसर। तो अतिवादियों और उदारवादियों के पुनर्मिलन की जो प्रक्रिया का प्रमुख शिल्पी यानी किसने पुनर्मिलन करवाया था दोस्तों, ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वह एनी बेसेंट है। क्या है आंसर दोस्तों करेक्ट? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट दोस्तों कहाँ की रहने वाली थी? तो यह ब्रिटिश की रहने वाली थी और यह 1893 में दोस्तों कहाँ पर आई थी? यह भारत आकर शिफ्ट हो गई थी, भारत आकर रहने लगी थी। एनी बेसेंट ने ही 1916 में दोस्तों होम रूल लीग की स्थापना की थी। किसने की थी दोस्तों? होम रूल लीग की स्थापना की थी। कब की थी दोस्तों? 1916 में स्थापना की थी। तो दोस्तों ये आपको याद रखना है। और जो अतिवादियों यानी उग्रवादियों और उदारवादियों यानी गरमदल और नरमदल का जो पुनर्मिलन करवाया था दोस्तों वह एनी बेसेंट ने ही करवाया था। ये आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? तो ये क्वेश्चन मैं पहले करा चुका हूँ दोस्तों। यदि आपने सेशंस में नहीं देखी है इसकी एक्सप्लेनेशन तो आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। ऑप्शन दे रखे हैं प्रस्तावना पर, मूल कर्तव्य पर, मौलिक अधिकार पर, नीति निर्देशक तत्व पर। तो चार ऑप्शन है, तो यहाँ पर प्रस्तावना आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? तो संविधान निर्माताओं ने दोस्तों प्रस्तावना पर विशेष ध्यान दिया था। किस पर ध्यान दिया था? प्रस्तावना पर। और प्रस्तावना किससे चालू होती है दोस्तों? तो हम भारत के लोग, हम भारत के लोग शब्दों से प्रस्तावना स्टार्ट होती है दोस्तों। किससे स्टार्ट होती है? हम भारत के लोग से शब्द ये प्रस्तावना स्टार्ट होती है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मूल कर्तव्यों की। तो मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं दोस्तों, ये आपको बताना है। तो मूल कर्तव्यों की यहाँ पर बात करते हैं तो ये पूर्व सोवियत संघ से लिए गए थे। कहाँ से लिए गए थे? तो वर्तमान में रूस है दोस्तों, रूस से मूल कर्तव्य लिए गए। अब मौलिक अधिकारों की बात किया है तो यूएसए से लिए गए। कहाँ से? यूएसए। रूस से लिए गए मूल कर्तव्य और रूस की राजधानी है दोस्तों वर्तमान में मॉस्को। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए थे दोस्तों? तो मौलिक कर्तव्य लिए गए यूएसए से, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी कि अमेरिका से लिए गए थे। ठीक है दोस्तों, अमेरिका की जो राजधानी है वो वाशिंगटन डीसी है। और जो राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व लिए गए थे वह दोस्तों आयरलैंड से लिए गए थे। कहाँ से लिए गए थे? आयरलैंड से। यह काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है दोस्तों कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को कहाँ के संविधान से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आपको ये याद रखना है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को हराया था? तो किसने हराया था मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को? आपको बताना है। ऑप्शन ए है बहादुर शाह, ऑप्शन बी रफ़ीउद्दौला, ऑप्शन सी शाहजहां द्वितीय, ऑप्शन डी मोहम्मद शाह। तो चार ऑप्शन है, किस मुगल बादशाह ने हराया था दोस्तों? तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, मोहम्मद शाह ने सैयद भाइयों को हराया था दोस्तों। किसने हराया था? मोहम्मद शाह ने। मुगल सल्तनत के बारे में कुछ ही समय पहले इसी सेशन में हमने बात की थी और मुगल सल्तनत के बारे में दोस्तों पिछले सेशंस में भी हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। यदि नहीं देखें तो आप जाकर देखिए, बहुत आनंद आएगा और आपको याद भी रहेगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है भारतीय संविधान के बृहत होने का कारण क्या है? यदि दोस्तों इसका आप पीडीएफ पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए जिसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। वहाँ पर जाकर आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पर इसका आपको टेलीग्राम वो पीडीएफ मिल जाएगा दोस्तों। और उसके जो आंसर आपको लगाने हैं दोस्तों, तो आप जैसे कि वहाँ पर जो पीडीएफ मिलेगा जिससे रिलेटेड उसका वहाँ पर साथ में आपको लिंक मिल जाएगा सेशन का। तो सेशन को एक बार देखकर आप अपने आंसर उसमें लगा लीजिए, ये आपके लिए इसका पीडीएफ मिल जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 है भारतीय संविधान के बृहत होने का कारण क्या है? ये आपको बताना है। तो कारण को जान लेते हैं दोस्तों। तो इसमें इनमें अनेक संविधानों के अनुभव समाविष्ट हैं। ऑप्शन दूसरा है इसमें विस्तृत प्रशासकीय प्रावधान है। ऑप्शन सी है यह एक बड़े देश के शासन से संबंधित। ऑप्शन डी है इसमें संघ तथा राज्य सरकार दोनों सरकारों का
संविधान है। तो दोस्तों ये कहीं-कहीं देखिए दो स्टेट की नागरिकता अलग होती है, यानी राज्य की नागरिकता अलग होती है और देश की नागरिकता अलग होती है, तो वहाँ पर दोहरी नागरिकता होती है। लेकिन भारत में दोस्तों एकहरी नागरिकता, एकल नागरिकता का ही प्रचलन है। यहाँ पर जो भारत का नागरिक होगा वह केवल और केवल भारत का नागरिक होगा, चाहे वह किसी स्टेट में रहता हो। स्टेट की नागरिकता, भारत की नागरिकता एक ही है। तो दोस्तों यहाँ संविधान के बृहत होने का जो कारण है, तो इसमें समाविष्ट तो किए गए हैं अनेक संविधानों से लेकर कुछ भागों को, लेकिन यह एक बृहत होने का कारण नहीं है। ये प्रशासकीय प्रावधान इसमें है, लेकिन वो भी बृहत होने का कारण नहीं है। तो दोस्तों इसका जो सही कारण है, इसमें संघ तथा राज्य सरकार दोनों सरकारों का प्राव संविधान है। यानी कि एक ही संविधान में राज्य सरकार को कैसे अपना शासन करना है और केंद्र सरकार को कैसे अपना शासन अधिनियमित करना है, वह सभी इसमें दे रखा है दोस्तों। तो ये इसका ऑप्शन डी, एक इसमें संघ तथा राज्य सरकार दोनों का संविधान है। संघ तथा राज्य दोनों का संविधान है, ये आपको याद रखना है दोस्तों। यही बृहत होने का इसका मुख्य कारण है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कर्नल माल्सन ने कहा, कंपनी के अधिकारियों का अब एक ही उद्देश्य है, जितना लूट सको लूटो, और यह कि वह सोने की ऐसी थैली है जिसमें जब जी चाहे हाथ डाल लो। इसमें वह शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया गया है दोस्तों, आपको बताना है। ऑप्शन ए दे रखा है सिराजुद्दौला, ऑप्शन बी मीर जाफर, ऑप्शन सी मीर कासिम, ऑप्शन डी नजमुद्दौला। तो चार ऑप्शन हैं। तो कर्नल माल्सन ने कहा था, कंपनी के अधिकारियों का अब एक ही उद्देश्य है, जितना लूट सको लूटो, और यह कि वह सोने की ऐसी थैली है जिसमें वह जब जी चाहे हाथ डाल लो। इसमें वह किसके लिए प्रयुक्त किया गया है, सिराजुद्दौला के लिए, मीर जाफर के लिए, मीर कासिम के लिए, या नजमुद्दौला के लिए। तो दोस्तों ये जो वह शब्द यूज हुआ है वह मीर जाफर के लिए किया गया है, ये आपको याद रखना है। चलते हैं दोस्तों, इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, भारत की संसदीय प्रणाली प्रभावित है तो किससे प्रभावित है दोस्तों। भारत की संसदीय प्रणाली आपको बताना है, इंग्लैंड से प्रभावित है, या यूएसए से प्रभावित है, या जर्मनी से प्रभावित है, या आयरलैंड से। तो संसदीय प्रणाली के लिए जो प्रावधान लिया गया है दोस्तों, वह इंग्लैंड से लिया गया है, ये आपको याद रखना है दोस्तों। कहाँ से लिया गया है, इंग्लैंड से लिया गया है। बात करते हैं यूएसए की, तो यूएसए से मूल अधिकार लिए गए हैं दोस्तों। मूल अधिकार दोस्तों क्या लिया गया है, मूल अधिकार लिए गए हैं यूएसए से। जर्मनी की बात करते हैं तो आपात उपबंध लिए गए हैं दोस्तों। आपात उपबंध जर्मनी से लिए गए हैं। आपात उपबंध कहाँ से लिए गए दोस्तों, जर्मनी से। अगर बात करते हैं आयरलैंड की, तो दोस्तों नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। नीति निर्देशक निर्देशक तत्व लिए गए हैं दोस्तों। क्या लिए गए हैं, नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं दोस्तों। और इंग्लैंड से क्या लिया गया है, संसदीय प्रणाली को इंग्लैंड से लिया गया है। तो दोस्तों ये थे टॉप 20 क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम से रिलेटेड थे और आगे आने की भी इनकी प्रबल संभावना है। यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो ये 20 क्वेश्चन से समथिंग 100 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं दोस्तों, क्योंकि हर क्वेश्चन के 5 से 10 फैक्ट यहाँ पर आपको बताए जाते हैं, और वह फैक्ट वो होते हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम में काफ़ी मदद करने वाले हैं दोस्तों। तो यदि सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल पर तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और पास में बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, जिससे कि आने वाले सेशन का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप अपनी तैयारी को एकदम बेहतरीन बना सको दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।